हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के भाग 1 में कुल 8 प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, और इसमें जो प्रश्न हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए प्रश्न संख्या पहले से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 37 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो हम इसे हल करते हैं। दिया है भाजक जिससे हम भाग देंगे, भाजक जो है वो b, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b होता है भाजक, वो दिया है 61, और शेषफल दिया है, भागफल पहले लिख लेते हैं। भागफल जैसे क्वोशिएंट बोलते हैं, q से दर्शाते हैं उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ये दिया है 37, और शेषफल जो कि r रिमाइंडर होता है, शेषफल को r से दर्शाते हैं, तो ये दिया हुआ है 15। अब माना वह संख्या a है, माना वह संख्या a है, तब विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड वैसे ये शेषफल प्रमेय भी कहलाता है, और इसी की सहायता से हम HCF भी ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। वो आगे हमें प्रश्न मिलेंगे तो उन्हें उस तरह से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A = BQ + R। अब यहाँ हम R को लिख सकते हैं। R जो होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। R और जो होता है वो B से हमेशा छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम। अब यहाँ 5 को मैं भाग देता हूँ 16 से, तो 5 दिए 15, और यहाँ हमारा शेषफल कितना बच गया 1। तो भागफल ये हो गया, और ये हमारा भाजक है, और ये हो गया भाज्य, है ना। भाज्य ये हो गया भाजक, ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया शेषफल। अब देखिए जो शेषफल होता है ना वो हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, हमेशा एक अंक छोटा ही आएगा, ठीक। यही दर्शाने का मतलब है आर का। ये जहाँ भी लिखा मिलेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि आर जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा हमेशा, और किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ हम रख देते हैं a। अब b 61 दिया हुआ है, गुणित भागफल 37 दिया हुआ है, और शेषफल 15। तो a बराबर वह संख्या हमें पता चल जाएगी, 61 में 37 का गुणा करेंगे हम तो 2257 मिल जाएगा प्लस 15। अब इसे जोड़ लेंगे तो ये संख्या मिल जाएगी हमें 2272। वह संख्या क्या है, 2272। तो इसका उत्तर मिल गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a = BQ + R, जहाँ 0 = लेस दैन R इज लेस दैन B। तो a क्या है बताइए। अब हमें यहाँ a बताना है। तो देखिए विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका a = BQ + R में a जो होता है वो क्या होता है, मैंने ऊपर भी बताया हुआ था आप लोगों को, वो होता है भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है किसी संख्या से। और सारे लिख लेते हैं। b बराबर होता है भाजक, और q होता है भागफल, और r होता है हमारा शेषफल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a क्या होता है, भाज्य, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं इसको भाज्य, ये बस यही लिख लेंगे तो भी बहुत सही है, ठीक। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल a से विभाज्य है, यह कथन सत्य है असत्य, सत्यापित कीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है इसमें हम चर राशियों को लेके हल कर सकते हैं,
लेकिन चर राशियों से हमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो मैं इसमें अचर राशियों को लेके मतलब नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4 लेके मैंने इसे सिद्ध किया है। तो चलिए वैसे ही सिद्ध करते हैं। अगर आप लोगों को चर राशियों वाला हल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ से हम थर्ड वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। माना, देखिए ये जो पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, प्रश्न संख्या 3 यहाँ से समझा देता हूँ कि पूछ क्या रहा है। बोल रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो माना माना 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रमशः, चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1 के बाद क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो लगातार आए, 1 के बाद 1। मतलब मान लीजिए पहला नंबर मैं 5 लेता हूँ, तो दूसरा नंबर अगर उसमें 1 जोड़ दूंगा तो वो क्रमागत हो जाएगी। फिर जो तीसरा नंबर आएगा उससे पहली वाली संख्या में अगर 2 जोड़ दूंगा तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगर पहला 1 है तो दूसरी संख्या 2 होगा और तीसरी संख्या 3 है। अब प्रश्नानुसार हम 2-3 बार इसे लेके सिद्ध कर लेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। प्रश्नानुसार इन तीनों का अगर गुणा करूं मैं तो ये किससे विभाज्य होना चाहिए? 6 से। 6 से विभाज्य है, ये लिख सकते हैं। पुनः अब संख्याएं हम लेते हैं, मान लीजिए चलिए 3 तक ले लिया था, 4, 5, 6। अब फिर से इसका अगर गुणा करेंगे 4 गुणित 5 गुणित 6, 4 5 6 20 और 20 6 दूनी 12, 120। 120 भी क्या है? 6 से विभाज्य है, तो 120 6 से विभाज्य है। अब कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, कहीं से भी विभाज्य है, चाहे 2 बार लीजिए चाहे 3 बार, वही आना है। पुनः संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए लेता हूँ 9, 10 और 11। अब इनका गुणा करते हैं, 9, 10 और गुणित 11। 9 दहा में 90 और 11 से उसका करेंगे तो 990। अब 990 भी 6 से विभाज्य है, इसका 165 आएगा, भाग देने पे 6 से विभाज्य। अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, तो ये हमने अचर राशियों को लेके इसे सिद्ध किया है। तो आप लोग अगर चर राशियों पे इसका वीडियो चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, उस तरीके से भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीके से, वो काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न एक धन पूर्णांक 3q+1 के रूप में है, जहां q प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होता है 1 से, मतलब यहाँ शून्य q को नहीं रख सकते हम। प्राकृत संख्या है, क्या आप इसके वर्ग को 3m+1 के अन्य रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हो, अर्थात किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+2 सत्यापित कीजिए। इसे हमें सत्यापित करना है। चलिए पेज भी दूसरा लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 अब दिया है, (3q+1) जहां q एक प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है, क्या होता है। माना अब यहाँ हम
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना a बराबर 3q + 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यही कह रहा है कि क्या आप इसके वर्ग को, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। इधर का वर्ग करेंगे तो a² और इधर का a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला से लगेगा। तो अब इसे खोल लेते हैं। तो a² = 3 का वर्ग होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस दोनों के गुणनफल का दूना। तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2 × 3q। अब इसे हम लिख सकते हैं 9q² + 1 + 6q ना। अब यहाँ से देखिए हमें इसे m के रूप में लिखना है। तो m के रूप में लाने के लिए मैं इसे उठा के 6q को इधर लाता हूँ। बस हमें दिखाना है कि उस रूप में आ सकता है कि नहीं। तो a² = 9q² + 6q + 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इन दोनों में 3 को कॉमन ले लेता हूँ, सिर्फ 3 को कॉमन लूँगा। तो 3 को कॉमन लिया, मुझे m + 1 के रूप में दिखाना है इसलिए। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3q² बच जाएगा और यहाँ से अगर 3 को कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2q। अब ये +1, तो हम इसे लिख सकते हैं a² = 3m + 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, जहाँ m बराबर 3q² + 2q, ठीक। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है। मान लीजिए इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि 3q + 1 के वर्ग को 3m + 1 के अन्य रूप अर्थात 3m या 3m + 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए अगर यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, 0 ले लेता हूँ, मतलब इसी को मुझे इस रूप में रखना है। यहाँ ना तो मैं जब इसे मैं सॉल्व करता हूँ पूरा दोनों पक्षों का वर्ग करके, तो मुझे यही रूप प्राप्त होता है इसका कोई अन्य रूप नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ 2 नहीं प्राप्त होगा, यहाँ 0 नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा आपको ना। तो इसीलिए मैं इसे किसी अन्य रूप में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे। इसका रीज़न समीकरण 1 से स्पष्ट होता है फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर इसका मैं वर्ग करता हूँ तो इससे मैं किसी और रूप में नहीं लिख सकता हूँ। मतलब 3m + 1 के अलावा और किसी रूप में लिख ही नहीं सकता हूँ। या तो 3m नहीं लिख सकता हूँ या तो 3m + 2 नहीं लिख सकता हूँ। हमेशा इसी रूप में आएगा ये इसका वर्ग, ठीक है। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि 3q + 1 के वर्ग को 3m + 1 के अन्य रूप अर्थात 3m या 3m + 2 के रूप में नहीं लिख सकते। बस यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है, पहले पीछे बता देता हूँ इसे। प्रश्न संख्या 5। अब इसको मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ, उसके बाद हल कराता हूँ ना, चर राशियों के रूप में। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में ही लिख सकते हैं। अब कोई विषम संख्या लेते हैं। अब यहाँ हमें विषम संख्या जो है, एक उदाहरण लेके मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जिससे प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कोई भी मैं एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेता हूँ, तो मुझे 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में उसे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये 4 का गुणज है ना, तो इसलिए q जो है, अगर मैं कोई प्राकृत संख्या लूँ तो मुझे 4 से बड़ा ही लेना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए वो संख्या है 5 है। तो इसे अगर मुझे 4q + 1 के रूप में लिखना है तो 4 से भाग दूंगा तो 4 × 1 = 4। अब
मैं इस रूप में इसे अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 4 गुणित 1 प्लस 1, ऐसे ही लिखूँगा। अब चलिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं। अब अगली जो संख्या है वो 7 ले लेते हैं। चलिए 7 लिया, 7 लिया, अगर इसे 4 से मैं भाग दूँगा तो 4 तियाँ 4 एकम 4 और यहाँ बच गया 3। अब इसे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो 4 गुणित 1 प्लस 3 लिखूँगा। तो देखिए इसी रूप में हम लिख रहे हैं ना इसे, तो यही हमें चर राशियों को लेते हुए प्रूव करना है। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में? मतलब यहाँ जो भी हम नंबर लेंगे वो 4 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो पहला विषम पूर्णांक मैंने क्या लिया, 5, और दूसरा क्या लिया, 7। इससे बड़ा भी ले लीजिए, 9। चलिए एक और ले लेते हैं, 9। अब 4 से अगर इसे भाग देंगे, 4 दूना 8, यहाँ 1 बचा। अब इसे अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 4 गुणित 2 प्लस 1। देखिए इसी रूप में आ गया ना, 4 क्यूब प्लस 1। तो यही हमें प्रूव करना है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सारे प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए इसे अब चर राशियों के रूप में लेके सिद्ध करते हैं। तो पांचवा करते हैं हम हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा r, सॉरी, और किससे छोटा होगा, b से, की तुलना 4 क्यूब प्लस 1 से करने पर, 4 क्यूब प्लस 1 से करने पर, तो यहाँ a बराबर हम लिख सकते हैं, तो b बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, b बराबर 4। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 4 क्यूब प्लस r ना। अब जहाँ हम ये लिख सकते हैं कि 4 से हमेशा r जो है वो छोटा होगा, तो r ऐसा लिख सकते हैं, r इज लेस देन 4। अब तो r के कितने मान हम यहाँ रख सकते हैं, 3। कैसे, नहीं 3 नहीं 4 रख सकते हैं। तो r बराबर, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, या तो शून्य रख सकते हैं इसकी जगह, इससे छोटी संख्या है 3, कौन सी है, 4। शून्य है, 1 है, 2 है और 3 है, तो 1, 2 और 3 यही रख सकते हैं। तो अब लेते हैं हम, जब a बराबर 0, सॉरी, जब r बराबर 0, अगर r बराबर मैं शून्य लूँ तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यूब ना। और यह एक समपूर्णांक है। देखिए समपूर्णांक कैसे है, मान लीजिए q यहाँ प्राकृत संख्या, मान लेते हैं q प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। अगर q कोई प्राकृत संख्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है, कुछ भी है, तो 4 से अगर उसका गुणा करूंगा तो जो मिलेगा वो सम संख्याएं मिलेगी हमें। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, यह एक संपूर्णांक है, यह एक संपूर्णांक है। ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर जब r बराबर, अब नेक्स्ट लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 4 क्यूब प्लस 1 ना। अब देखिए ये विषम संख्या हो जाएगी। मान लीजिए q को मैं कोई प्राकृत संख्या मानता हूँ, 1 मान लेता हूँ या 2 मान लेता हूँ। चलिए 4 में 2 का अगर गुणा करता हूँ तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, जो कि क्या है, विषम पूर्णांक है। यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और आगे फिर जब r बराबर 2 लेंगे, जब r बराबर 2, तो a बराबर हम क्या रखेंगे, 4 क्यूब प्लस r की जगह 2 आ जाएगा। अब देखिए सेम वही, अब यहाँ मान लीजिए इसे 1 या 2, चलिए 1 2 ही लेते हैं इसे, 4 दूनी 8, 8 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी एक सम संख्या मिल जाएगी। तो यह एक समपूर्णांक है। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। और जब, अब फिर एक संख्या बची है 3, r बराबर 3 रखना है, तो जब r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 3।
देखिए यहाँ फिर से विषम पूर्णांक मिल गया। कैसे? अगर इसे 2 मानते हैं या 1 भी मान लीजिए तो भी, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, जो कि एक विषम पूर्णांक है, तो लिखेंगे यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 पूर्णांक है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में ही लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ से मिल रहा है ना हमें, 4q+1 एक विषम पूर्णांक मिलेगा, 4q+3 बराबर भी एक विषम पूर्णांक मिलेगा। बाकी में क्या मिल रहा है हमें? सब पूर्णांक मिल रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, सॉरी 2 व 4 से, 3 नहीं है, 2 व 4 से समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (4q+1) या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये शायद थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा आप लोगों को, बहुत लॉन्ग। अगला प्रश्न है जो कि है 6वां। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q+1 या 5q+4 के रूप में लिखा जा के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक की जगह प्राकृत संख्या ले तो ज़्यादा है। धनात्मक पूर्णांक में वैसे धनात्मक तो होता नहीं है शून्य, चलिए ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ही सही। तो इसे भी मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ यह दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब किसी धनात्मक पूर्णांक, अगर पूर्णांक हमें 5q या 5q+1 या 5q+4 के रूप में दिखाना है, तो यहाँ हमें देखिए जो q लेना है वो, मतलब जो संख्या लेनी है वो 5 के बराबर या तो 5 से बड़ा लेना पड़ेगा ना। तो पहला हम धनात्मक पूर्णांक, चलिए तो ले लेते हैं इसे 5, ठीक है। तो 5 लेते हैं, तो अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो इसे हम क्या 5q के रूप में दिखा सकते हैं, तो इसे 25 दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ वो संख्या q जो है 5 थी, तो इसे 5 × 5 दिखा सकते हैं, तो ये 5q हो गया। अब चलिए 5q+1 के रूप में देखते हैं। अब कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6 का वर्ग 36 ना, q बराबर 6 लिया, तो यहाँ 36। अब इसे हमें 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5, 5 सत्ते 35 +1 है ना, यहाँ 1 बच गया, तो इसे लिखूंगा कैसे, 5 × 7 +1, तो ये 5q के रूप में दिख रहा है। q बराबर, सॉरी 36, ठीक है, हाँ ये तो 6 का वर्ग, a बराबर लिखना है ना हमें, तो 5 × 7 +1 इस रूप में इसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई और बड़ी संख्या लेंगे तो 5q+4 के रूप में भी उसे दिखा सकते हैं। इसे हमें चर राशियों में लेके सिद्ध करना है, तो चलिए चर राशियों में लेके इसे सिद्ध करते हैं। प्रश्न संख्या 6, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = यहाँ, अच्छा हमें देखिए 5q लेना है ना, तो यहाँ ना हम b यहाँ m ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि q के रूप में दिखाना है तो आगे हमें प्रॉब्लम होगी। तो a = bm + r ही रखते हैं इसे, जहाँ 0 के बराबर या 0 से बड़ा है r और किससे छोटा है, b से।
तो b बराबर 4 रख ले, b बराबर 5 रख लेते हैं। b बराबर 5 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5m प्लस r। अब देखिए r किससे, शून्य से, शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा, और किससे छोटा होगा, 5 से। तो r के कितने मान मिल जाएंगे हमें, इसीलिए r बराबर लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इतने मान हो जाएंगे ना, क्योंकि 5 से हमेशा छोटा होगा। तो अब यदि r बराबर 0 लेते हैं हम, यदि r बराबर 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5m मिल जाएगा। तो a बराबर 5m, सॉरी, a बराबर 5m। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25 और m का वर्ग m वर्ग। अब इसे हम अगर 5q के रूप में दिखाना चाहें तो 5 को यहाँ से अलग कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 5m स्क्वायर। तो यहाँ 5q इसे लिख सकते हैं हम, जहाँ q क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर, जहाँ q बराबर 5m स्क्वायर। तो इस रूप में दिखा सकते हैं इसे। अब फिर यदि r बराबर 1 ले तो, यदि r बराबर 1 तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5m प्लस 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे a का वर्ग बराबर इसका, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले पद का वर्ग 25m स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग एक ही होगा और दोनों के गुणनफल का दूना, तो यहाँ 10m मिल जाएगा हमें। अब इसे पास में रख लेते हैं, तो a का वर्ग बराबर 25m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1। अब यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन 5 को, तो 5 ही हमें दिखाना है बाहर, तो 5 को कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया मेरा 5m स्क्वायर प्लस यहाँ 2m प्लस 1। अब देखिए ये भी अगर इसे q हम मान लें पूरे को, तो हम इसे लिख सकते हैं 5q प्लस 1, है ना। तो a स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 5q प्लस 1, जहाँ q क्या है, जहाँ q बराबर है 5m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक, अब फिर अगला हम लेंगे r बराबर 2। यदि r बराबर 2 तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5m प्लस 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 4, 2 का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, 5 दूनी 10, 10 और 10 दूना 20, 20m। अब इन दोनों को पास में रख लेते हैं, तो a का वर्ग बराबर मिलेगा 25m का वर्ग प्लस और 20m प्लस 4। अब फिर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसे हम 4 में दिखाना है, हाँ तो 4 में देखिए आ गया ना, 4 में भी दिखा सकते हैं और 1 में भी इसे दिखा सकते हैं, दो रूप में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अगर 5 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m और यहाँ बच गया 4। अब देखिए अगर इस पूरे को मैं q मान लूँ तो इसे भी लिख सकता हूँ मैं क्या, कि 5q प्लस 4, है ना। तो यहाँ से जहाँ q बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ q बराबर 5m स्क्वायर प्लस 2m, इतना हो गया। फिर रखेंगे r बराबर 3। अब यदि r बराबर 3, यदि r बराबर 3 तो a हो जाएगा 5m प्लस 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा a का स्क्वायर बराबर 25m का स्क्वायर प्लस यहाँ से मिल जाएगा हमें 9 प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, आती है 15, 15 दूना 30m। ठीक है, अब यहाँ से भी हम 4 के रूप में लिख सकते हैं इसे, देखिए कैसे। यहाँ a स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर प्लस 30m को यहाँ लिख लेता हूँ मैं। अब इसे मैं एक और रूप में लिख सकता हूँ, कैसे, यहाँ 5 प्लस 4 लिख सकता हूँ। अब इन तीनों में से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 5 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा मेरा 5m स्क्वायर प्लस 5 30m मतलब 6m
प्लस यहाँ से 1 प्लस 4। अब इस पूरे को अगर मैं q मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 5q प्लस 4 के रूप में लिख सकता हूँ। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5q प्लस 4, जहाँ दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ q बराबर 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ठीक, अब एक बचा हुआ है 4। तो यदि r बराबर 4, तब a बराबर कितना हो जाएगा 5m प्लस 4। अब दोनों पक्षों का वर्क करते हैं तो ये मिल जाएगा मुझे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 चौक 20, 20 दूना 46 है ना। अब इससे भी हम अगर यहाँ से 15 ले लें तो एक बचेगा। देखिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 40m प्लस 15 यहाँ ले लेता हूँ, प्लस 1 को बाहर कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 540m प्लस यहाँ से 5 है 15 प्लस 1। अब इस पूरे को अगर q मान लो तो 5q प्लस 1 का रूप मिल गया मुझे। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5q प्लस 1, जहाँ q बराबर क्या है, जहाँ q बराबर है 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3। अब देखिए सारे मान हमने रख लिए, तो हमें इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि हम जो, देखिए यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि हम जो भी लिखेंगे, मतलब अगर कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम अगर करें तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं, या तो 5q के रूप में लिख सकते हैं, या तो किस रूप में लिख सकते हैं 5q प्लस 1 के, या 5q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से हमें स्पष्ट हुआ था। और किस रूप में लिख, वही सेम 5q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अतः स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q प्लस 1 और 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया हल। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7, चलिए यहीं हल कराता हूँ आप लोगों को। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q, सॉरी यहाँ 3q की जगह 3m प्लस 1 ही होना चाहिए था, क्योंकि दो अलग अलग चर लेके एक राशि को सिद्ध नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा शायद। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q प्लस 1 के रूप में होता है, तो इसे 3m प्लस 1 के रूप में ही दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करते हैं हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहीं से शुरू करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर बी क्यू प्लस आर ना, जहाँ r जो होता है वो या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होता है। यहाँ b बराबर 3 रख लेते हैं, यहाँ b बराबर 3 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यहाँ जो है या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा और किससे छोटा हो जाएगा, 3 से छोटा। तो r के कितने मान मिल जाएंगे हमें, तो r बराबर हम लिख सकते हैं 0, 1 व 2, यही मिलेंगे ना। 3 से हमेशा छोटा है तो 2 ही मिलेगा शेषफल। r बराबर 0,
यदि r बराबर 0 तब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q, a बराबर 3q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, 9q का वर्ग। अब इसे मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, तो 3 गुणित 3q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसे मैं m मान लूँ पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 3m ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, अब लेते हैं यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो a का वर्ग बराबर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस दोनों के गुणनफल का 2 ना, तो 6q हो जाएगा। अब इसे फिर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q को पास में लिख लेते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं। यहाँ से अगर 3 को मैं कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से 3 निकलेगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस पूरे को अगर मैं m मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1, तो इसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, अब इसी प्रकार इसे थोड़ा मोड़ लेता हूँ। अब इसी प्रकार यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस दोनों के गुणनफल का 2 ना, 2 3 6 2 12q। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, हाँ तो लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, पास में लिख लिया। इसे दो भागों में बांट देते हैं, प्लस 3 प्लस 1 लिख लेते हैं। इन तीनों में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर हमें हो जाएगा, मिल जाएगा 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 3, और ये q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस यहाँ से 1 प्लस 1, है ना। देखिए इसी रूप में मिल रहा है ना। अब यहाँ से अगर पूरे को मैं इसे m मान लूँ तो ये कितना मिलेगा मुझे, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो मैं हमेशा, देखिए सिद्ध हो गया ना, जब भी हम जो भी मान रख रहे हैं तो हमें किस रूप में मिल रहा है, या तो 3q के रूप में मिल रहा है या तो 3q प्लस 1 के रूप में मिल रहा है, और यही हमें मतलब 3m प्लस 1 के रूप में मिल रहा है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है ना, हल द्वारा स्पष्ट होता है, ये लिख लेंगे थोड़ा सा, अतः स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 1 के रूप में होता है। ये हो गया हमारा हल पूरा। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक 3 से विभाज्य है। अब इसके कहने का मतलब क्या है ये समझाता हूँ आप लोगों को। पहले बोल रहा है कि अगर 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, चलिए धनात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं 3 क्रमागत। मान लीजिए पहला लिया 1, दूसरा लिया 2, तीसरा 3 ही आएगा ना। क्रमागत मतलब एक के बाद एक जो आता है।
तो यदि इनमें मैं 3 से मतलब भाग दूँ, तो पहले इससे तो जाएगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा ना। अब चलिए अगली संख्या लेते हैं, 3 ले लिया था, अब लेते हैं 4, 5 व 6। अब देखिए 3 से ये भी भाग नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा, इसका जाएगा ना। तो यही ये पूछ रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक 3 से विभाज्य है, और इसे चर राशियों को लेते हुए हमें प्रूव करना है। तो चलिए माना यहाँ पे, माना 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः a+1 और दूसरा जो लेंगे वो क्या लेंगे, तीसरा a+2। अगर पहला मान लीजिए 1 लिया है तो दूसरा क्या लेंगे, 1 में 1 को जोड़ेंगे, फिर जो तीसरा लेंगे वो 1 में 2 को जोड़ेंगे, तभी तो 3 मिलेगा, है ना। तो इसी क्रम में हम लेते हैं जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें लेना होता है। ठीक, तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम देखते हैं क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो a इज इक्वल टू, यहाँ हम b की जगह 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 जो है वो क्या है यहाँ पे, भाजक है, तो इसलिए यहाँ 3 ले लेते हैं। तो 3q प्लस आर, जहाँ भाजक b बराबर 3 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा r जो होगा वो या तो 0 के बराबर या तो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ r बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इसीलिए r बराबर मान मिल जाएगा हमें 0, 1 व 2, यही मिलेगा। अब लेते हैं यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0, तब a बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब q जो है यहाँ, चलिए प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, जहाँ q प्राकृत संख्या है, या धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अगर मैं इसकी जगह पे या तो 1 ले लूँ, या तो 2 ले लूँ, या तो 3 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो ये 3 का जो है वो क्या है, गुणज है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं a 3 से विभाज्य है, a 3 से विभाज्य है, ठीक। अब फिर यदि r बराबर मैं लेता हूँ 1, यदि r बराबर 1, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 3q प्लस 1। अब देखिए यहाँ अगर मैंने यहाँ क्या लिया था, यहाँ मान लीजिए 1 लेते हैं, तो 3 का अगर 1 में गुणा हुआ था तो मतलब 3 एकम 3, तो a जो है 3 मिला था, जो कि 3 से विभाज्य है। अब यहाँ अगर 1 लेता हूँ, या 2 या 3, कुछ भी ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ अगर 3 एकम 3 और 3 में अगर 1 को जोड़ता हूँ तो a बराबर 4 मिलता है। तो 4 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, a 3 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार यदि मैं r बराबर 2 लेता हूँ, यदि r बराबर 2, तो a बराबर कितना मिलेगा मुझे, 3q प्लस 2। अब यहाँ फिर से इसे 1 लेते हैं, 3 एकम 3 प्लस 2 बराबर 5 मिलता है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है ना। तो इसलिए इसे लिख सकते हैं a 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए तीनों अगर इसे समीकरण मान के हम, या ऐसे ही देख लें, विभाज्य नहीं है, तो हमें पता चल रहा है कि अगर 3 लगातार हम क्रमागत संख्याएं लेते हैं तो हम एक ही ऐसी संख्या मिलेगी जो 3 से विभाज्य होगा। अतः हम लिख सकते हैं, चलिए इसे समीकरण मान ही लेते हैं, यहाँ से लिखना आसान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब तीनों समीकरणों से हमें स्पष्ट होता है, समीकरण
1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि 3 क्रमागत संख्याओं में से केवल एक संख्या 3 से विभाज्य है या विभाजित होता है। तो ये एक्सरसाइज का पहला भाग था। तो नेक्स्ट वाले भाग में हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।